धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। इस बुलेटिन में हम जहां देश की बात करते हैं, वहीं दुनिया भर की पॉलिटिकल खबरों से भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं और उन पर अपना तबसरा करते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। अब रोजाना अगले एक हफ्ते तक वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि अगले एक हफ्ते क्या रहने वाला है। फिर बात करेंगे गाजा से जुड़ी खबरों पर और देश दुनिया से आ रही तमाम खबरों पर। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। क्या प्लान है अगले एक हफ्ते का सर? मैं थोड़ा व्यक्तिगत काम से भी और कुछ अपने राजनीतिक जहां जाता हूं वहां होता ही है, बॉम्बे और पटना जा रहा हूं और वापस एक हफ्ते में या 10 दिन में आऊंगा। लेकिन इस बीच में हमारी बीच बीच में कहीं मौका मिला तो मुलाकात होती रहेगी, लेकिन डिस्टर्ब रहूंगा जी। अपना लैपटॉप तो आप साथ लेके जाएंगे ही और कोशिश करते रहेंगे हम लोग कनेक्ट होने की। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवालों की। पहली खबर आ रही है पाकिस्तान से। फिर से एक बार एयर स्ट्राइक कर डाली है वहां पर ईरान ने, और ये उस समय हुआ है जब पाकिस्तान में नई सरकार बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, कहते हैं जैश अल अदल, जिसका लक्ष्य है ईरान के अंदर उसके खास ठिकानों पर आक्रमण करना या उसका विरोध करना, और बीच-बीच में पहले भी ईरान ने इस तरह की हरकत की है। लेकिन ऐसे समय पे मेरे समझ से ईरान को अभी नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मौका मिलता है पाकिस्तान के नए सरकार के समर्थन में मीडिया, सोशल मीडिया वैसे लोगों को जो दुहाई देते हैं पाकिस्तान के सार्वभौमिकता की, और कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे ईरान की इस तरह की हरकतों की। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए ईरान को कि वह पाकिस्तान से बातचीत कर सुलटाए, और यदि संभव हो जाए, स्थिति आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। और एक नेता इस संगठन के यानी जैश अल अदल के एक नेता को मार देने से ईरान को कोई खास सफलता नहीं मिली है जी। क्या आपको नहीं लगता ये नूरा कुश्ती टाइप का चल रहा है? क्योंकि पिछली बार पहले ईरान ने हमला किया, फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, फिर आपस में दोनों ने गलबगियां कर ली। क्या इस बार भी पाकिस्तान हमला कर देगा और फिर गलबगियां कर लेंगे? देखिए, अभी पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वह ईरान से दुश्मनी मोल ले सके। हाँ, अपनी जनता को दिखाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर सकता है, शोर मचाएगा, मीडिया के थ्रू दूसरे तरीके से लाल आंखें दिखाएगा, और दोस्ती दोनों की बरकरार रहेगी। यही स्थिति उसके साथ चीन के साथ रहेगी। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, मैं दोबारा कहूंगा उसे चीन से सीखना चाहिए कि किस तरह एक लॉन्ग स्ट्रेटेजी के तहत इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए जी। नहीं, मैं फिर आपके सामने इस सवाल को और विस्तार से रखना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों अपने यहाँ की जनता को शांत करने के लिए, क्या अच्छा भाई तू मेरे यहाँ पे 2 मार ले, मैं तेरे यहाँ पे 1 मार लेता हूं? नहीं, मैं आपकी सवाल को समझ रहा हूं, लेकिन इसका अभी पिछली बार का उदाहरण लेते जरूर इस तरह की बातें हुई थी जो आप कह रहे हैं। इस बार वैसा अभी तक नजर नहीं आता है, लेकिन ना भी उनका यह प्री प्लान्ड हो तो इसका तो वो यूज करेंगे इस तरह से कि फिर से अपनी अपनी जनता को दिखाकर और ऊपरी तौर पर फिर से एक दूसरे से, अंदरूनी तौर पर एक दूसरे से फिर समझौता कर लेंगे और अपना मित्र होने की बात करेंगे जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके लिए आम लोगों की जिंदगियां या लोगों की जिंदगियां, जैसे हम मेलों में जाते थे गुब्बारे फोड़ते, उस जैसी बनकर रह गई है, चाहे किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लीजिए। खैर, दूसरी खबर का रुख करते हैं। ट्रंप बाड़ा को फिर से एक बार न्यूयॉर्क की अदालत ने $454 अरब का जुर्माने का फैसला सुना दिया। क्या ये एक ही केस है जो बार बार घूम फिर के आता रहता है, या ऐसे बहुत सारे केस हैं जो ट्रंप के खिलाफ आ चुके हैं? इस बार वही पुराना वाला केस है जो तकरीबन 355 मिलियन या अरब डॉलर के बराबर था, जो मैनहट्टन में इन पर दिया गया था। उसको इंक्लूसिव यानी उसको मिला के उस पर इंटरेस्ट लगा के और सब करके 454 अरब डॉलर का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और यह इनके बीच रस्साकसी चल रही है, ना ट्रंप देना चाह रहे हैं। हालांकि ट्रंप खुद कितना देंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनके समर्थक और दूसरे पार्टी इनके लिए पैसा जमा कर रहे हैं और वो देंगे। और दूसरी तरफ जहां कोर्ट है या विपक्षी दल है, वो ट्रंप को बदनाम करने में, छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ एक जनमत किया जाए, जो कि नहीं बनता नजर आ रहा है। देखिए क्या होता है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी नेता आगे बढ़ता हुआ, दंगाई नेता आगे बढ़ता हुआ, एक ऐसे लोकतंत्र में जिसको लेकर पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं कि काश हमारे यहाँ पर भी इतनी आजादी लोगों को मिल जाए। खैर, अगली खबर भी अमेरिका से ही है। आज 24 फरवरी है। 2 बरस पूरे हो चुके हैं यूक्रेन जंग को लेकर। कल बाइडेन ने लंबा चौड़ा बयान दिया और 500 नए प्रतिबंध और लगा दिए रूस पर। ये प्रतिबंध अब एक तरह से मजाक बन रहा है। हाँ, 2 साल हो गए युद्ध के, और एक जो प्रो अमेरिकन थे नावाल्नी, उनकी भी मृत्यु हो गई है, और 500 लोगों को ऐसे, और जेल के कुछ अधिकारियों पर इंग्लैंड ने भी प्रतिबंध लगाया है। तो ये इस प्रतिबंध का, अनलेस कि ये लोग अभी भी इतने मूर्ख हैं कि अमेरिका के बैंक में इन्होंने अपने पैसे जमा किए, तो वो तो इनका बुड़ जाएगा, अमेरिका उसको लूट लेगा, हड़प लेगा, जो अमेरिका की पुरानी नीति रही है, चाहे वह दूसरे देशों के साथ हो। हमने देखा है सीरिया में इन्होंने किया, अफगानिस्तान में किया, युगोस्लाविया को तोड़ ताड़ के बर्बाद करके उसके पैसे हड़प लिए, और अन्य जगह करते रहे, वेनेजुएला में किया है। और इन 500 लोगों पर प्रतिबंध लगाकर, यानी ये लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे या अमेरिका के साथ ये व्यापार नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे भी नहीं कर रहे होंगे, तो यह दुनिया को दिखाने का एक नाटक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, आजकल लड़ाई के दौरान पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि रूस की ओर से जो टैंक इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन पर एक्स का निशान बना हुआ है। 2 साल पूरा होने पर इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या है ये एक्स? एक्स के साथ साथ जेड भी है। जेड ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, एक्स भी इन्होंने किया हुआ था, आप सही कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। यह 2 वर्ष पहले जब लड़ाई हुआ था, तो हमें याद रखना चाहिए कि दोनों देश, यानी रूस और यूक्रेन, सोवियत से टूटे हुए देश है। दोनों के पास एक ही तरह के आर्म्स अम्युनिशन थे। और जब रशियन टाइम्स आगे बढ़ने लगी, तो कुछ 1-2 माइनर से घटना हुई थी कि एक दूसरे पर आपस में ही गोली चलाने की कोशिश हुई थी, जिससे बाल बाल बचे थे लोग। तो इस तरह से जो रूसी टैंक कमांडर्स, उन्होंने कहा कि भाई जेड लगा दो। जेड उनके यहाँ उसको कहते हैं जा, जो भी कहें। और कई तरह की उनकी चीजें होते हैं, जैसे जामीर मतलब फॉर पीस, जा पोबिदू यानी फॉर विक्ट्री, या जा प्रोवेदू फॉर ट्रुथ, जा रोशिया यानी फॉर रशिया, और इस तरह जेड लगाए। लेकिन जहां जहां इनकी जीत होने लगी, हर जगह इन्होंने जेड लगाना, एक्स लगाना शुरू किया। अब पूरे रशिया में, सोशल मीडिया में, टैक्सी ड्राइवर्स, बिल्डिंग के ऊपर जेड लगाना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने जेड को अपने यहाँ बैन कर दिया। हालांकि इससे क्या अंतर पड़ेगा यह दूर की बात है, लेकिन वह एक सोशल मीडिया और जनता के बीच में रूस के विक्ट्री के लिए एक सिंबल बन गया, और बड़े स्तर पे हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। जी, जहां रूस के लिए जेड एक विक्ट्री का सिंबल बन चुका है, वहीं ब्रिटेन जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए लगता है नाकामियां सामना कर रही हैं। 2 खबरें आई हैं। एक तो उन्होंने परमाणु मिसाइल का कोई परीक्षण किया, दूसरी बार वो फेल हो गया। उससे पहले हम जानते हैं कि नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान इनका युद्ध पोत टाइटाई फिश साबित हो गया था। जी, ये बता दूं कि पहला जो मिसाइल इनका, जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकता है, परीक्षण जो इन्होंने किया था, यह करीब $20 मिलियन का था 2016 में ही। इसलिए बार बार ये नहीं कर पाते हैं, और अभी इन्होंने किया था, और करते वक्त में इनके रक्षा मंत्री भी ऑन बोर्ड थे। और उसका बेसिक इनिशिएशन जो होता है, इंजन था वही फेल कर गया, घूम फिर के आसपास से गिरा है। ये लोग लकी थे, हो सकता है इनके जहाज पर भी गिर सकता था। हालांकि उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब ना होने के बावजूद भी उसका एक्सप्लोशन काफी भयंकर हो सकता था इन लोगों के लिए, फिर फेल हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इससे हताश नहीं होंगे, ये काफी ट्राइडेंट इनका जो है सब न्यूक्लियर सबमेरिन जो है या न्यूक्लियर मिसाइल का है, इस पर काफी भरोसा है, आगे भी करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि यूके की टेक्नोलॉजी, जहां तक इनकी कोशिश है, वह उस स्तर तक कहीं से भी नहीं है जो रशिया, चीन या यूएसए की है। और इसीलिए संभवतः यूएसए को आकर लंदन में और उसके आसपास में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स एस्टैब्लिश करना पड़ रहा है। जी, तो इनको सीधे मदद क्यों नहीं कर रहा यूएसए बनाने में या इनके परीक्षण को कामयाब कराने में? यूएस ने ऑफर किया होगा, लेकिन ये आसान प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत महंगा है। यूके की भी आर्थिक स्थिति खराब है। लंदन की म्यूनिसिपैलिटी को चीन चला रहा है। यूके का जो नेशनल हेल्थ स्कीम है उसको अमेरिका खरीद रहा है। यूके के बहुत सारे सिटीजन्स जो अच्छे खासे घर में रहते थे, अब सड़क के किनारे रहने लगे हैं। तो कहां से इतना पैसा देगा? जितना भी कूद ले, हंगामा मचा ले अपने करके, लेकिन जहां तक जनता का विरोध हो रहा है, 20-20 लाख जनता पिछले शनिवार हथियार बेच के तो जीडीपी ऊपर जा रही है ना सर।
हथियार बेच के जीडीपी ऊपर जा रहा है, जनता ऊपर नहीं जा रही है। ये हालत भारत में है। जीडीपी को हमें समझना पड़ेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 90% केवल 5% के जो ऊपर के लोग हैं उनके जेब में जा रहा है। बाकी 90-95% लोग तो कुछ उसको 10% छोड़ दे, मिडिल क्लास वो बराबर है, लेकिन बाकी 80-85% और नीचे जा रहे हैं, गरीब हो रहे हैं। जीडीपी बढ़ने से उनको नहीं फायदा हो रहा है। चलिए अगली खबर आई है कनाडा से। यहाँ पे मुस्लिम परिवार की हत्या करने वाले कैनेडियाई को जो है कैनेडियन को सजा सुनाई गई है उम्र कैद की। जी, नथानियल वेल्टमैन, इन्होंने अफजल फैमिली के 6 लोगों को मारा था, यानी दादा, बीच वाले और एक पोता या पोती जो भी थी, छोटा सा बच्चा, उसको मार दिया था। एक बच्चा बच गया था जो अनाथ है, और यह इस आधार पे मारा था कि मुस्लिमों को खत्म करना है। यह ऐसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी वगैरह नहीं था, यह भयानक, घिनौना और जघन्य अपराध था, एक प्लान्ड था। यह अचानक जोश में आकर नहीं किया था। और अभी इन्होंने कनाडा के कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास की सजा दी है। यह सजा तो निश्चित रूप से एक वेलकम करनी चाहिए हमें इसका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कनाडा में जो रंग भेद नीति है, जिस तरह के रेसिज्म है, इंग्लैंड, यूके, हर जगह है, व्हाइट सुप्रीमेसी की बात है, और वहां की पूंजीवादी सत्ता जिस तरह से जो हमारे भी होती है, दूसरे देशों में भी है, इजराइल में भी हो रहा है फिलिस्तीन के खिलाफ, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं रंग के नाम पर जो हो रहा है, इसका आधार पूंजीवादी है। जब तक इसके खिलाफ हम ना करेंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और कुछ लोगों को आप आजीवन सजा दे ना दे, वह बाकी लोगों के लिए एक मार्टियर के रूप में घोषित किए जाते, दिखाए जाते हैं। हमारे देश में इसका नजारा है। जी बिल्कुल सही बात है। वो जब जेल से छूट के आते हैं उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, मिठाई खिलाई जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? फांसी की सजा कनाडा में उस तरह का ज्यादा नहीं है। वैसे उम्र कैद की सजा है, यदि खास विशेष सुविधा ना दी जाए तो फांसी की सजा से कम नहीं है। शुरुआत में हो सकता है 6 महीना, साल भर वो अपने आप को बड़ा हीरो समझे, लेकिन उसके बाद से 5 साल, 10 साल होते होते तक, यह कोई ज्यादा बूढ़ा आदमी नहीं, 40-45 साल का है, और वह हर रोज जब सुबह में उठेगा उसे याद आएगा कि वह दुनिया से कट चुका है। उसका जो भी शहादत था या जो भी जिहाद उसने किया था वह बेकार सा हो गया। दुनिया तो वैसे ही चल रही है, यही अकेला मर रहा है, ना इसका जिंदगी है, ना परिवार है, ना कुछ है, और बड़ा ही दुखदाई एक तरह से कारावास में, कोई अच्छी जीवन नहीं है। जी चलिए अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। और पहली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार के हवाले से। उसको इजराइल विरोधी बताया गया, और कोई अवार्ड मिलने पर इजराइल में छातियां पीटी जा रही हैं। जी हाँ, अवार्ड इनको मिला है फोटोग्राफी के लिए। ये फोटोग्राफी के लिए जिस दिन युद्ध हुआ था, शुरुआत हुआ था, हमास ने किया था। इनका कहना था कि सुबह सुबह में इन्होंने रॉकेट वगैरह के चलने की आवाज सुनी, भारी मात्रा में, तो उठे और वहां अंदर गए, और यहां तक कि वो इजराइल के अंदर में भी घुस गए हमास के साथ साथ। हालांकि यह प्रो हमास हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन एक पत्रकारिता के रूप में एक उन्होंने मिसाल कायम किया, अपनी जान जोखिम में डाली, और इसके लिए इन्हें यह पुलिस अवार्ड मिला है, जो कि काफ़ी फेमस है वर्ल्ड ओवर में, और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि इस पर छाती पीटनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक उसको दिखाने की कोशिश है, और इजरायली मीडिया में जहाँ तक उसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं वो बेमानी है। उनकी हर जगह कोशिश होती है कि जहाँ भी प्रो हमास या वैसा कुछ नजर आता है तो उसका हम शोर मचाए, हंगामा करें, और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपने यहाँ कह रहे थे कि महिलाओं का बलात्कार हुआ है, लेकिन यूएन की जांच रिपोर्ट में साफ आ गया कि फिलिस्तीन में आईडीएफ के जो फौजी हैं उन्होंने बलात्कार किया और महिलाओं की हत्याएं की, और जेलों में जो बंद हैं वो महिलाएं फिलिस्तीन की, उनके साथ किस तरीके का जुल्म किया जाता है, नंगा कर दिया जाता है, फोटो निकाल ली जाती है, कहा जाता है फोटो वायरल कर देंगे नहीं तो हमारी जासूस बन जाओ। सब कुछ सामने आने के बाद भी खामोशी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कतर की। आईसीजे पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। कतर ने पहले तो आईसीजे में जो 8 दिन का जो वो चल रहा है, हियरिंग, सुनवाई चल रही है कि इजराइल को एक ऑक्युपाइंग फोर्सेस के रूप में माना जाए कि ना जाए, यानी फिलिस्तीन के ऊपर जो भी इसने उसके जमीन पर जो कब्जा किया हुआ दशकों से, 5-6 दशक से, उस पर इसको हटने की बात की जाए कि ना जाए। ये एक एडवाइजरी मांगा गया, उसका ऑर्डर नहीं होगा, इस पर एडवाइजरी के रूप में गया हुआ है, और देखते हैं उस पर क्या वर्डिक्ट आता है। इसमें कतर नहीं बोला है, और कतर ने यह नहीं कहा है सीधे कि सीधे कि आईसीजे पर दोहरा मापदंड है, बल्कि यह कहा है कि आपका जो आदेश होता है
किसी के ऊपर यह लागू किया जाता है, 100% लागू किया जाता है, कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल उसको नकार दिया जाता है। यह चीज गलत है। आज इजराइल ने जो साउथ अफ्रीका के आने के बाद से आईसीजे में, और जो उसने आदेश दिया था उसको इजराइल ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तो यह कब तक चलेगा? क्या आपका कुछ अधिकार बनता है कि नहीं बनता है? इस पर आप कुछ आदेश दें। जी चलिए देखते हैं अदालत क्या करती है। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है जर्मनी से। यहाँ के वकीलों ने चांसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है। जी, चांसलर ही नहीं बल्कि वहां के काफी ऊंचे लोग जो मंत्री में हैं, हाई पोस्ट पे हैं, उनके खिलाफ है। और ये वकील जो है सो प्रो फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन के जनता के लिए भी काम करती है। और उन्होंने यह कहा है कि हमारी सरकार यदि इजरायली सरकार के साथ है, उनको आर्म्स ऑमनिशन देते हैं, तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं किए जा रहे हैं जो इजरायली गवर्नमेंट पा रही है, जियोनिस्ट रिजीम पा रही है जनसंहार का। और इसलिए जनसंहार में यह भी शामिल है और इस चीज को बंद करने का आदेश दे कोर्ट इसको लेकर गए हैं। हालांकि यह देखना होगा कि जर्मनी की कोर्ट फॉरेन के काम में जो जर्मनी जो काम कर रही है, फॉरेन अफेयर्स में जो काम कर रही है, उसमें हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं। लेकिन यदि प्रो पॉजिटिव कुछ आया, यदि वर्डिक्ट आया, तो यह शुल्च के लिए एक काफी बड़ा चमाटा होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसी एक अर्जी जो बाइडेन के खिलाफ भी अमेरिका में डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि इनको जनसंहार का सहयोगी घोषित किया जाए। अब अगली खबर का रुख करते हैं, व्हाइट हाउस से आ रही है। व्हाइट हाउस में ईरान की चर्चा हुई है और स्पीकर पर ईरान की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला सर? जी हाँ, जो हमने जो बात की थी वो 95 बिलियन डॉलर देने की, हेल्प करने की बात की थी, जिसमें इजराइल भी है और यूक्रेन तो है ही है। जी, ये दोनों देशों के पक्ष में था। ये वहां के जो हेड है, सीनेट के जो हेड है, वह दुर्भाग्यवश यह बाइडेन वाले पार्टी के नहीं है बल्कि दूसरे वाले पार्टी के हैं, यानी रिपब्लिकन के हैं। और यह उनको पूरी तरह से मान्यता देने में उसको देर कर रहे हैं। इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप देर करके, आप यदि हमारी मदद को यूक्रेन के पास नहीं पहुंच रहे हैं जबकि यूक्रेन हार रहा है, तो आप इनडायरेक्टली रूस और ईरान को मदद कर रहे हैं। सीधे की मदद की बात नहीं है, इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। और इस शोर मचाने से जहां तक अमेरिकी जनता पे है, वह अब कोई असर नहीं पड़ा। वो निष्क्रिय हो रहे हैं कि तुम दो या ना दो। वो अपनी मांग के लिए कर रहे हैं कि भाई अभी जो युद्ध हो रखा है उसको या तो बंद करो, और नहीं तो हमारे पक्ष में जो काम था, हमारे लिए जो काम था, उसकी शुरुआत करो। यानी हमें नौकरी दो, हमें शिक्षा दो, हमें बाकी सब हेल्प करो। जी, ब्रिटेन की संसद में गाजा जंगबंदी को लेकर क्यों हंगामा हो रहा है सर? जी, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन में पिछले शनिवार को 10 लाख से अधिक लोग सड़कों पर आए थे इस फिलिस्तीन युद्ध के खिलाफ, जंगबंदी करने के पक्ष में। और इसको लेके हंगामा हो रहा है। वहां 3 तरह की पार्टियां जो मुख्य रूप से ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, एक तो विपक्ष वाला है लेबर पार्टी, हालांकि वह भी जंगबंदी के पक्ष में नहीं है। वह प्रस्ताव लेके आया है कि शॉर्ट टर्म के लिए जंगबंदी किया जाए ताकि वहां ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच सके। जहां तक जो पक्ष में हैं, जो सत्ता में हैं, उनके साथ स्कॉटिश नेशनल पार्टी भी है और दूसरी तरफ जो टोरीज वाले हैं वो तो है ही हैं। उनका कहना है कि युद्धबंदी का मतलब है कि हम हमास को जीवित रख रहे हैं और इस तरह इजराइल पे खतरा बरकरार रखेगा, यानी हम यहूदियों के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल झूठ है। जी, इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ का मतलब नहीं है कि अब यहूदियों के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन जो जनता का जो असर पड़ रहा है, जो दबाव पड़ रहा है, उससे बड़ा हंगामा है। और यहां तक कि उनका कहना है, अभी पार्लियामेंट में यह भी आया है कि पिछले 4 साढ़े 4 महीने से जो यहूदियों के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। वह 150 गुना, 150%, 150% ज्यादा बढ़ा है। पिछली बार में हमने एक उसकी बात की थी, जो एक यहूदी वहां के एमपी थे, उन्होंने रिजिग्नेशन दी थी कि हम पर हमला हो रहा है। तो ये खुद पर हमला करके और इस तरह से प्रो इजराइल एक माहौल बनाने के लिए हंगामा कर रहे हैं, ना कि वास्तव में सही ढंग से कहीं ना कहीं से फिलिस्तीन स्टेट को दर्जा देने की बात, युद्ध को परमानेंट बंद करने की बात और एंटी आईडीएफ के खिलाफ कुछ मुहिम कर रहे हैं। जी
ठीक। एक और, बाइडेन ने अपना कोई विशेष दूत मिडिल ईस्ट में भेज रखा है शांति स्थापित कराने के लिए, और दूसरी ओर नेतन्याहू कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर रहा है, गाजा में युद्धोपरांत के प्लान का ऐलान कर रहा है, और वेस्ट बैंक में 3,000 नए मकान बनाने का ऐलान कर रहा है। जी हाँ, वेस्ट बैंक की जहां तक बात है, पहले मैं वही बताऊं, नेतन्याहू ने शुरुआती दौर से, जब से लड़ाई चला अभी तक, अपने पद से कुछ भी खास स्टेटमेंट या प्रोग्राम नहीं दिया था। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि 3,000 जो फिलिस्तीनियों के घर हैं उनको मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें हटा दी जाएगी, और उसके जगह पे हमारे जो यहूदी है उनके घर दिए जाएंगे। और यह ट्रंप के समय जो एक प्रोग्राम बनाया था, ट्रंप के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सब ने मिलकर बनाया था, उसके पहले का प्रोग्राम जो था, यानी अभी तक अमेरिका, ट्रंप के समय से पहले अमेरिका यह कहा था कि फिलिस्तीनियों को हटाना नहीं है जी। और ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनियों को हटा सकते हैं। लेकिन अब जाके बाइडेन सरकार ने जिस दबाव के कारण है कहा कि नहीं भाई ये गलत होगा, हम इसको सही नहीं मानते। तो इजराइल के नेतन्याहू का यह प्रोग्राम कि 3,000 घर अब बनाए जाएंगे फिलिस्तीनियों को हटाकर, और बाइडेन इसका खिलाफ कर रहे हैं, एक तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2, नेतन्याहू का यह कहना है कि हम फिलिस्तीन के स्टेट को नहीं मानते हैं, 2 स्टेट नेशन को नहीं मानते, इसको हम खारिज करते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवा लिया, इसको हम खारिज कर रहे हैं। इसलिए अभी तक जो पिछले 1-1.5 महीने से पूरे यूरोपियन यूनियन और कतर और बाकी अरब कंट्रीज के जो लोग कर रहे थे कि हम लोग गाजा को पूर्ण स्टेट देके फिलिस्तीन स्टेट को बना करेंगे, वह पूरे खटाई में चले गए, वो मसला ही खत्म हो गया। तीसरा चीज, पोस्ट वॉर की जिस बात आप कर रहे हैं, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे नेतन्याहू कहना है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में ही हम कुछ चेंजेस लाके, यानी हो सकता है उसके जो अभी जो लीडर है अब्बास महमूद या जो भी, उनको हटाकर कुछ और लाएंगे, लेकिन तकरीबन वह वही रहेगा जो नेतन्याहू चाहते हैं, उनके पक्ष में रहेंगे। चौथा, लास्टली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गाजा में उनके सैनिक इंडिफिनिट पीरियड के लिए रहेंगे, ताकि फिर से हमास जैसे कुछ चीज ना खड़ा हो जाए। यानी वह प्रत्यक्ष रूप से पूरे गाजा पर, पूरे फिलिस्तीन लैंड पर वह अपना कब्जा रखेंगे, यह उनका मानना है। और इस पर निश्चित रूप से कोई भी इसके लिए ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से तैयार नहीं होगा, जो कि यह एक जियोनिज्म का एक्सपेंशन है और कुछ नहीं है। जी, क्या जो बाइडेन इसको बूस्टर डोज दे रहे हैं नेतन्याहू को या इजराइल को? क्योंकि कल उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि हमास के आतंकवाद का खामियाजा भुगत रहे हैं फिलिस्तीनी। जहां तक बाइडेन की बात है, ऊपर से जो भी कह ले, मैंने पहला मतलब ये मेरा कहना है, अंदर से तो सारे आर्म्स ऑपरेशंस और वो बूस्टर डोज के रूप में जहां तक आर्थिक मदद तो सब कुछ कर रहे हैं, छुपे तौर पे कर रहे हैं। जहां तक उनका यह कहना है कि हमास के आतंकवाद का खामियाजा भुगत रहे हैं यदि फिलिस्तीन, तो यह क्यों नहीं कहूं कि जियोनिस्ट रिजीम का जो आतंकवाद पिछले 6 दशक से चल रहा है, उसका खामियाजा वहां के लोग, यानी वहां के यहूदी लोग सफर कर रहे हैं, वो भुगत रहे हैं। यह तो नजर आ रहा है, जो नेतन्याहू के खिलाफ 10-10 लाख लोग प्रदर्शन कर रहे थे पहले भी, अभी भी कर रहे हैं, और नेतन्याहू के रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, इसकी बात वो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि वो तस्वीर का एक रुख दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसी से उनका एजेंडा भी साबित होता है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो हमारे पास आई है 7 अक्टूबर के हमले से जुड़ी हुई। पुष्टि की गई है कि एक इजरायली को हमास का लीडर, कमांडर जो भी समझ के आईडीएफ ने मार डाला था। जी हाँ, 7 अक्टूबर को जब युद्ध हुआ था तो कुछ यहूदी लोग पार्टी मना रहे थे, नेचुरल था। उसमें से एक जोड़ा वहां से वो तो बच गया जो शुरुआती दौर हुआ, और भागकर जो किबुत्स होता है जहां यहूदी सेटलर्स और ये लोग रहते हैं बना के, उस तरफ भागे। हालांकि वहां के लोगों ने यह अंतर नहीं कर पाए, इंसान को देखकर आप नहीं देख सकते वो क्या है क्या नहीं है। और वहां के लोगों ने, जो वहां का सिविल डिफेंस था, वो आर्म्ड है और मुख्य रूप से वह फिलिस्तीनियों के खिलाफ होता है। उन्होंने इस पे गोलियां वगैरह चला दी, और जिसमें यह युवक मारा गया, वो लड़की तो बच गई। और बाद में यह चीज पता चला कि भाई यह लोग तो एक्चुअली यह इजराइल के ही नागरिक थे और ऐसे वहां करके भाग रहे थे, और इसमें अपने ही लोगों से मारे गए। जी, यानी इस बात पर मोहर लगती है कि इजराइल ने अपने बहुत सारे लोगों को मारा है ताकि पर्चा फाड़ा जा सके हमास के नाम पर ज्यादा मौतों का। आपको याद होगा शुरुआत में कहा गया कि 1400 मरे, बाद में कह रहे हैं ना जी 1200 मरे, और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि अपने ही लोगों को आईडीएफ ने खुद भी मारा है। आखिरी खबर का रुख करते हैं, शमीम बेगम को ब्रिटेन में वापिस आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? ये हम सब के लिए एक सबक है और हमें जानना चाहिए कि क्या हो रहा है।
बात यूं है कि शमीम बेगम यह यूके की एक नागरिक थी। जब ये 15 साल की थी, 2015 में एक नारा आया था इस्लामिक स्टेट की तरफ से ऑनलाइन कि सीरिया में अब ज्वाइन करें। इन्हें भी जोश आया और यह भी सीरिया पहुंच गई और वहां पे एक डच आईएस ग्रुप के का मेंबर से इन्होंने शादी किया और शादी के बाद से इन्हें 3 बच्चे भी हुए जो कि अब जीवित नहीं है, जो भी कारण है। अब इन्हें हाल फिलहाल में इन्हें लगा कि नहीं, अब 2019 में क्या हम वापस आना चाहते हैं। वहाँ पे इनका फोटो और वीडियो फिर से वायरल हुआ था सीरिया से कि ये इनको लगा कि गलती हो गया, लेकिन यूके अथॉरिटीज़ ने इनकी नागरिकता खारिज कर दी और अभी ये कोर्ट में गई, जहाँ से कि कोर्ट ने ये कहा कि हमारा यह काम नहीं है कि या तो हम उसकी नागरिकता को बहाल करें, यूके की फॉरेन पॉलिसी की बात हम ना कर सकते, ना ही हम यही कर सकते हैं कि यूके कहता है कि अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी के मालिक है, इसे कारण हुई है। अब 15 साल की बच्ची यदि अपनी मर्जी से गई है और उस पर अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उसको नकार दे, उसको धकेल दे हम उस तरफ जहां वो नहीं रहना चाहती है, तो यह भयानक चीज है। और यह यूके का तथाकथित रूप से जो प्रजातांत्रिक चेहरा है उसको दिखाता है कि वो वास्तव में कितना काला, कितना भयानक है। और केवल इस आधार पे कि चूंकि वो मुस्लिमों के के लिए और आईएस नामक एक संगठन में गई थी और लड़ी थी, आज उसको ना ला रहे हैं और उसके नाम में वो बेगम जुड़ा हुआ है और यह चीज बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। और जो नामों के आधार पर, जो तमाम छवियों के आधार पर आपने कहा है कि जो प्रजातांत्रिक चेहरा ब्रिटेन का उजागर हो रहा है, वो तो अमेरिका का भी उजागर हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि नकटे की नाक कटी, जिसके नाक नहीं होता 4 बिलांत और बढ़ी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।